वक्फ संशोधन बिल संसद से पारित हो चुका है, लेकिन इस पर सियासत जारी है। इसका असर मध्य प्रदेश में भी दिख रहा है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि वक्फ बिल में संशोधन से आम गरीबों को फायदा मिलेगा, तो वक्फ की बेशकीमती संपत्तियां माफिया के कब्जे से मुक्त होंगी। यही नहीं, भाजपा नेता ये भी आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के कई नेताओं ने वक्फ के नाम पर करोड़ों की जमीनें कब्जा कर रखी हैं और अब ये जेल जाएंगे। अब किसी को भी गरीबों की वक्फ की जमीन पे लूट खसोट करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जिन्होंने वक्फ के नाम पे भ्रष्टाचार किया है, चोरी की है, लूटपाट की है, अब उनका स्थान भोपाल की सेंट्रल जेल में पहुंचाने का काम करके मुस्लिम गरीबों की सेवा करने का काम हमारा संविधान और हमारा कानून करेगा। वक्फ के अंदर जिस प्रकार से अपराधी, गुंडे, ठेकेदारों का जो कब्जा था, अब ये कब्जा उनसे हटकर नए कानून में वक्फ की संपत्ति से जो आय होगी, इससे अल्पसंख्यक भाई और बहन के नौजवानों को पढ़ाई, स्वास्थ्य की सुविधाएं, इस प्रकार से उनके जीवन में बदलाव आए। उधर कांग्रेस वक्फ संशोधन बिल को भाजपा का नया चुनावी हथकंडा बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि इससे किसी का भला नहीं होने वाला। वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करने वालों को जेल भेजने की धमकी पर कांग्रेस सवाल उठा रही कि क्या सरकार मंदिरों की जमीनें हड़पने वालों पर भी ध्यान देगी। कांग्रेस नेताओं के इन बयानों को बीजेपी विधवा प्रलाप करार दे रही है। देखिए, कानून से परिवर्तन नहीं आता है, परिवर्तन भाव से आता है, परिवर्तन सोच से आता है। परिवर्तन के लिए आपको काम करना पड़ता है। तो मुझे जब मैं ये सब बातें सुनता हूँ तो दिल में हंसी आती है कि चलो एक चीज और उनने कर ली, अब ये भी एक जुमला होगा। जिन लोगों ने जो है मंदिर की जमीनों पे कब्जा कर रखा है, उन्हें भी जेल भिजवा दें तो बड़ी मेहरबानी। तो जिस धार्मिक जमीन पर, जनता की श्रद्धा की जमीन पर लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, सारी खाली करवाए सरकार, बहुत अच्छी बात। यदि वक्फ बिल में पूरे भारत के मुस्लिम समुदाय की भागीदारी होगी, आगा खानी भी होंगे, उसमें बोहरा भी होंगे, पसमानदा मुसलमान भी होंगे, जो लगभग 70% है पूरे भारत का, और जो गरीब मुसलमान भाई बहनों के लिए दान की जाती है, उनके कल्याण के लिए संपत्ति, उसका उनको अधिकार मिलेगा, तो निश्चित तौर पर परिवर्तन आएगा। संसद के दोनों सदनों से वक्फ बिल पारित कराना बीजेपी अपने हिस्से की बड़ी कामयाबी मान रही है। वहीं कांग्रेस इसे सरकार की मनमानी और मुस्लिमों के धार्मिक हितों पर हमला करार दे रही है। लेकिन कांग्रेस इस रुख पर ज्यादा आक्रामक नहीं है। देखना ये है कि वक्फ का मुद्दा मध्य प्रदेश की सियासत में कितना असर डालता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार। इंडिया एजेंडा बिल पास, सियासत अटकी सियासत, या यूं कहें कि बिल पास सियासत फेल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले इंडिया एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। वक्फ संशोधन बिल संसद में पास, फिर भी क्यों थम नहीं रही है सियासत। मुसलमानों को नए वक्फ बिल के फायदे बताने में क्या कामयाब होगी भारतीय जनता पार्टी। वक्फ संपत्तियों के विवाद की तुलना मंदिरों से करना कितना जायज। वक्फ संशोधन बिल का विरोध, कांग्रेस का तुष्टीकरण या कुछ और। नमस्कार। इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका स्वागत है। वक्फ संशोधन बिल 2024 पास हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद सियासत जो है वो इस पर पूरी तरह से फेल है। सीधी सी बात है, संवैधानिक बात है कि जो बिल संसद में पास हो गया, दोनों सदनों में पास हो गया, अब ये कानून का रूप ले लेगा, तो इस बिल का विरोध करना, निश्चित रूप से विरोध दर्ज कराने के लिए राजनीतिक दलों को संवैधानिक रास्ते अपनाने चाहिए, संगठनों को भी संवैधानिक रास्ते अपनाना चाहिए, अपील करनी चाहिए, राष्ट्रपति महोदया को लिखना चाहिए। लेकिन अगर संसद द्वारा बनाए गए कानून, बिल जो कानून का रूप ले लेते हैं, अगर उनको हम ऐसे दरकिनार करने लगे, खारिज करने लगे, तो फिर तो सारे कानून हाशिए पर चले जाएंगे। हर कानून से समस्या है। लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना ही तो लोकतंत्र है, और लॉ एंड ऑर्डर
इस देश में लोगों को फॉलो करने की आदत नहीं है। चूँकि राजनीति में एक नया नारा भी निकला था कांग्रेस की सरकार के समय, लॉ एंड ऑर्डर वाला, लाओ और ऑर्डर ले जाओ, तो ये ज़्यादा प्रचलित है। लेकिन ये बताने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि यह बिल मुसलमानों के हित में है। उन्होंने शायद पिछली बार सबक नहीं लिया जब ऐसे कृषि कानून लेकर आए थे वो, तो 3 कानूनों का जो विरोध हुआ, अंततः सरकार को उन बिल विरोध के समक्ष झुकना पड़ा। वैसा विरोध दिख नहीं रहा है वक्फ बिल का। तो कहीं ना कहीं ये जो विरोध है, अगर इसको राजनीतिक दल सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये फौरी और सतही दिखेगा। लेकिन बहुत गंभीर होंगे तो शायद ये बात और आगे बढ़े। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भले ही ये कोशिश कर रही हो कि ये बिल संशोधन जो है वो संवैधानिक दायरे में रहकर और अल्पसंख्यकों के हितों के लिए, लेकिन एक बहुत बड़ी अल्पसंख्यक आबादी और विपक्ष इससे सहमत नहीं है। तो बिल पास हो गया है, लेकिन सियासत इस पर फेल हो गई है, क्योंकि अब यह सांप्रदायिकता का रंग ले रहा है। एक तरीके से इसमें ध्रुवीकरण की बात हो रही है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। अभी बिल पास हुए जुम्मा कुछ हफ्ते क्या कुछ घंटे हुए हैं और हम जेल भेजेंगे और उनको बाहर कर देंगे, ये बातें करने की अभी आवश्यकता नहीं है। तो इस हमारे साथ इन चर्चा में शामिल हैं अभी फिरोज सिद्दीकी जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, गुंजन चौकसे जी मीडिया वार्ताकार हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की, रंजन श्रीवास्तव साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। तो आप सबका स्वागत है। तो सीधा सवाल, बिल पास होते ही दावा कर दिया है फिरोज जी के अपराधियों गुंडों से वक्फ संपत्तियां मुक्त कराएगी सरकार, और अभी जो वक्फ की आय खुर्द-बुर्द की जाती है उससे अल्पसंख्यकों का विकास करेंगे। वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा करने वाले जल्द जेल भेजे जाएंगे। और एक और आरोप है कि वक्फ की संपत्तियों से होने वाली आय कांग्रेस के नेता जम कर रहे हैं। भोपाल सांसद का बयान है आलोक शर्मा जी का, क्या कहें? ऐसा है कि ये भारतीय जनता पार्टी है, इनके नेताओं को कैमरा दिख जाए बस तो शुरू हो जाते हैं। पढ़ते लिखते तो ये हैं ही नहीं, इनको पढ़ने लिखने से कोई दूर दूर तक कोई गुरेज नहीं है। आपने बड़ी अच्छी मेरे साथ पैनल में बुलाई गुंजन चौकसे। ये गुंजन चौकसे जी जो है वो बहुत मशहूर वकील राम जेठमलानी की जूनियर रही हैं और ये खुद एक अच्छी काबिल अधिवक्ता है। तो गुंजन जी को अगर मैं समय देना चाहता था, लेकिन मैं आपको कुछ पॉइंट्स नोट करा दूं कि इसमें एक तो बड़े बड़े आपने संवैधानिक उल्लंघन किए हैं, और संविधान का जब उल्लंघन किया है तो हर जो भी बिल भारतीय जनता पार्टी पास करती है वो बिल जो है उसका यही हश्र सड़कों पर हो रहा है। ये 2013 में कांग्रेस ने भी पारित किया था, बताइए कहाँ आवाज निकली? भारतीय जनता पार्टी ने भी समर्थन किया था और वो सबके आम सहमति से बिल पास हो गए थे। हमने तो इतने बड़े बड़े एक्ट पास कर दिए 10 साल की सरकार में। भू अधिग्रहण कानून हमने 3 साल लटकाए रखा, लेकिन जब सबकी सहमति हो गई हमने उसको भी पास करके दिखा दिया। कहीं कोई आवाज पूरे देश में नहीं आई। पहले इस बिल में 2013 वाले में ये प्रावधान था रिगरस इम्प्रिजनमेंट। ये रिगरस की डेफिनेशन ज्यादा अच्छी बताएंगी ये। अब रिगरस इम्प्रिजनमेंट खत्म कर दिया गया इस बिल में से। अब रिगरस इम्प्रिजनमेंट नहीं है, कुछ सजाएं भी, पनिशमेंट भी कम कर दिए गए। आपने ऑटोनोमी भी कम कर दी उसकी, जो है हमारी वक्फ बोर्ड की, और जो आपने मोटिव बताया उस मोटिव के अलग आपने काम किया। नवीन भाई मैं आपसे एक सवाल करता हूं, देखिए इन्होंने इस बिल में कैसे हिंदू मुस्लिम किया है। आप कोट पहने हैं, ये आपका कोट है, आप चाहे इसे पहने, आप चाहे इसे जला दें, आप चाहे इसे टांग दें, आप चाहे इसे मंदिर में दान दें, आप चाहे इसे मस्जिद में दान दें, आपकी ये ऑनरशिप है ये जी, राइट? मैं सही कह रहा हूं ना? ये ऑनरशिप है जी। इसको प्रोजुडेंस ऑफ लॉ कहते हैं। ये ऑनरशिप है। इन्होंने क्या कानून बनाया है कि आप 5 साल तक मुसलमान रहो, पहले वो बताओ, उसके बाद आप दान कर सकते हो वक्फ में। तो अब ये सर्टिफिकेट कौन देगा कि मैं 5 साल से मुसलमान हूं,
या 5 साल से मुसलमान या आप 5 साल से हिंदू हैं, या मैं आज हिंदू हो जाऊं तो मुझे आप मंदिर के बाहर खड़ा कर देंगे कि आरती तुम नहीं कर सकते, या आप मुसलमान हो जाएं तो मैं कहूं कि आप मस्जिद के अंदर नहीं घुस सकते, अभी आप 5 साल रुकिए। तो जो हिंदू मुस्लिम जिनने ये असल में इनकी अब नजर जो है ना मठ मंदिरों पे है। ये जो हमारे बड़े बड़े तिरुपति का ट्रस्ट है, केरला में बड़े बड़े मंदिर है, जो साउथ इंडिया के मंदिर हैं, जैसे बद्रीनाथ का कुंटलों से सोने का पता नहीं चल रहा कहाँ गए। तो अब इनकी नजर जो है ये वक्फ बिल की आड़ में, अब ये जब हिंदू लॉ बनेंगे तो आर्टिकल 14 और 15 के मुताबिक आपको सेम लॉ बनाना पड़ेगा, और जब आप सेम लॉ बनाएंगे तो उसका भी हाल ऐसे ही होगा जैसे वक्फ संपत्तियों का है। तो इनकी नजर जो है इसी में है। अच्छा गुंजन जी, अब आपको एक सवाल पूछ लेता हूं मैं, इस कानून में आप ये बता दीजिए कि पहले वाले कानून में ये नहीं था, क्योंकि अब आप वकील हैं, वो गलत फंस गई हैं आप इस डिबेट में। वो पहले वाले कानून में ये नहीं था और अब इस वाले कानून में हमने ये अमेंडमेंट कर दिया, इससे जो है वक्फ संपत्तियों की पूरी जो है जांच हो जाएगी, और सजा जो थी पिछली बार कम थी, अब वो सजा ज्यादा बढ़ जाएगी। क्लॉज वाइज बताते जाइए। जी बताइए गुंजन जी, अब प्रश्न उन्होंने ही पूछ लिया, मैं उसी प्रश्न को फॉरवर्ड कर देता हूँ। नवीन जी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है तारीफ से शुरुआत करूं, धन्यवाद से शुरुआत करूं, कि आरोप प्रत्यारोप जो इनके निराधार है उसके अच्छी चीज से शुरुआत करिए। आजकल शुरुआत शुरू से ही खराब होती है शुरुआत, इसलिए आप तो शुरुआत तो अच्छी करिए। फिरोज जी देखिए, मैं बिल्कुल नवीन जी की बात से सहमत हूं कि हमेशा अपनी बात की शुरुआत हम सकारात्मक बातों से करने में यकीन रखते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने सबका साथ और सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास में यकीन रखा है। और आज जो बिल दोनों जगह से पास होके अब कानून का रूप लेने वाला है, ये उसी का एक नतीजा है कि हम हर वर्ग के कल्याण की बात करते हैं। लेकिन अफसोस है कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले कांग्रेस एक तरफ तो वोट बैंक के लिए मुस्लिम समुदाय के साथ खड़े दिखते हैं, लेकिन जब मुस्लिम समुदाय के अधिकारों की बात होती है, कल्याण की बात होती है, तो उसी समुदाय के खिलाफ भी खड़े दिखे हैं। आपने जिस तरीके से इस वक्फ बिल का विरोध किया है कांग्रेस के नेताओं ने, ये दर्शाता है कि वो कल्याण के लिए नहीं है मुस्लिम वर्ग के, वो सिर्फ राजनीति के लिए, वोट बैंक के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। अब मैं होलिस्टिक आपको पूरा अप्रोच इस बिल की तरफ बताती हूँ। आपने प्रावधानों की बात की, आपने कहा सजा कम कर दी, तो आपको शायद थोड़ा सा और पीछे लेके जाना चाहूंगी कि हमारे यहाँ जो कानून था, जो बहुत वर्षों से चला आ रहा था, उस कानून का अगर बदलाव किया है, क्योंकि वो जो दंड संहिता थी उसको हमने न्याय संहिता का रूप देने की कोशिश की है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो जनता जनार्दन की भावनाओं के साथ चलती है। हम दंड में नहीं, हम उनके साथ, आप समझे, जो बीएनएस आईपीएससी को अगर हमने बीएनएस में कन्वर्ट किया है तो हम उनके साथ कल्याण की बात करते हैं, हम उनके सामाजिक सुधार की बात करते हैं। पहले आप वक्फ के, अगर मैं आपके एक प्रावधान के ऊपर आपका थोड़ा सा गौर फरमाना चाहूंगी। आप बताएं, पहले इसमें था कि जो आखिरी निर्णय होगा वो इस ट्राइब्यूनल का होगा। क्यों होगा? क्या संविधान में कहीं लिखा है? क्या कोई भी न्यायालय की प्रक्रिया ऐसी है कि वो आखिरी निर्णय का अगर किसी को दिया गया है राइट, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को दिया गया है? तो क्यों सिर्फ वक्फ कानून ऐसा था कि निर्णय ट्राइब्यूनल से ले सकता है, जो आखिरी होगा उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता? फिर गलत बोल रही हैं आप मोहतरमा, फिर गलत बोल रही हैं। ट्राइब्यूनल को सारे अधिकार थे वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर एड्रेस करने का। क्यों सुप्रीम कोर्ट को राइट्स नहीं दिए गए थे? क्यों हाई कोर्ट को राइट्स नहीं दिए गए थे? क्या डर था? ये जब कानून बनाया था तो क्या डर था आपकी सरकार को? उस समय सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए आपने एक ऐसा कानून बनाया था जहां आपने किसी को एक्सक्लूसिवनेस नहीं दी थी, जहां आपने लोगों को समानता का राइट नहीं दिया गया था। मैं उसके ऊपर जाना चाहती हूँ, किस तरीके के मुसलमान इसमें शामिल थे? क्या आपने बोहरा समाज को शामिल किया था? क्या आपने सिया समाज को शामिल किया था? क्या आपने सुन्नी समाज को शामिल किया था? क्या आपने महिलाओं को शामिल किया था? ये है नया कानून। यहाँ पे महिला प्रतिनिधि होना भी जरूरी है। यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के जो पिछड़ा वर्ग है उनको शामिल करना भी जरूरी है। हम यहाँ पे समानता की बात करने लगे हैं और मुस्लिम समुदाय के लिए बात कर रहे हैं। हाँ, आपके पुराने कानून में मैं जरा समझ लेता हूँ, रखा था। मैं खुद ही मतलब ऐसा कंफ्यूज हो गया हूँ कि मैं कहीं छोटी मोटी जो संपत्ति है कहीं मैं ही दान ना कर दूं। बस ये आता है कंफ्यूजन अभी क्लियर कर लूँ कि 5 साल क्या रहना पड़ेगा।
एक सर कहीं सुना था मैंने, हालांकि बहुत ज़्यादा कुछ बहुत उसमें कहना चाहिए बहुत शब्दों की गहराई नहीं है, लेकिन कहीं सुना था, हालांकि सुनना पड़ता है जब व्यक्ति वैसा होता है कि गधे तुम वाकई गधे हो, बरसों निकल गई वहीं बंधे हो। अमृत काल में भी हम उन मुद्दों पर बात नहीं कर पा रहे हैं जिन पर बात होनी चाहिए थी, और जिनको बात करनी चाहिए थी वो भी नहीं कर पा रहे हैं। चूँकि अब बात निकली है बिल की, तो बिल तक ही जाएगी, अभी दूर तक जा नहीं पाती। बिल से निकली है बिल में ही जाएगी वो, और बिल में कोई भी जाए फिर सीधा ही घुसता है। तो मैं आपसे समझ लेता हूँ ये जो कन्फ्यूजन है कि संशोधन के पहले क्या था और संशोधन के बाद क्या है, और इस अमेंडमेंट के क्या लॉस हैं, क्या प्रॉफिट हैं, थोड़ा एक बार आप एक विस्तृत प्रतिक्रिया दे देंगे तो कम से कम एक मति भ्रम दूर होगा सर। नहीं नवीन जी, देखिए, जो एक तो शुरुआत में है कि वक्त में जो अमेंडमेंट हुआ, एक्ट तो खत्म नहीं हो रहा है, ऑलरेडी है, उसमें अमेंडमेंट हो रहा है, पहली बात तो है। और एक्ट्स में अमेंडमेंट होते रहते हैं, तो नई बात नहीं है। केवल है कि जो अमेंडमेंट्स हो रहे हैं उसको लेके क्या रिएक्शन हो रहा है। प्रॉब्लम है कि दोनों तरफ डिस्ट्रस्ट है कि जो भी चीजें हो रही हैं, मुस्लिम समुदाय और भाजपा में भी डिस्ट्रस्ट है, बना हुआ है, बना रहेगा। तो कई बार आप अच्छी भावना से कोई चीज कीजिए, लेकिन अगर डिस्ट्रस्ट वाली फीलिंग है तो अच्छी चीज भी बुरी लगती है जी। और अगर कई बार वाकई ऐसी चीजें होती हैं जिसका गहरा प्रभाव पड़ना हो, खराब प्रभाव पड़ना हो, तो वाकई और जो विभाजन है वो बढ़ती है। मैं ना सही ठहरा रहा हूँ तो ना गलत ठहरा रहा हूँ। इसकी प्रक्रिया तो लास्ट ईयर शुरू हो गई थी, पिछले साल ही शुरू हो गया था। केवल है कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं, भाजपा की, उनका बोलना कि जो प्रॉपर्टीज हैं, कब्जे हैं, स्ट्रीमलाइन नहीं है, उसको स्ट्रीमलाइन करना है, और जो प्रॉपर्टी से आय होती है हमें जो लार्जर जो मुस्लिम समुदाय है उस पर खर्च करना है। मैं भाजपा की बात कर, अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। तो अब यह कि ठीक है, उसे महिलाओं का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, नंबर 1 मैनेजमेंट में। और दूसरी बात है कि चूंकि जो प्रॉपर्टी हम देते हैं, जो ये प्रॉपर्टी गार्ड की, अल्लाह की हो जाती है प्रॉपर्टी, अगर हम दान दिया तो उसको वापस रिवर्स नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक्ट का अमेंडमेंट एक आता है कि किसी प्रॉपर्टी में किसी महिला का अगर राइट है तो आप उसको दान नहीं कर सकते हैं। पहले महिला का जो इनहेरिटेंस है, उसका जो उत्तराधिकारिता है, उसको फैसला करना पड़ेगा आपको, फिर दान देंगे। ऐसा नहीं कि उसको नजरअंदाज करते हुए दान कर देंगे। तो ऐसे ट्रिपल तलाक का मुद्दा था, भाजपा ने एक स्टैंड लिया कि महिलाओं के पक्ष में है, तो भाजपा स्टैंड लेने की कोशिश कर रही है। और जाहिर है आगे चुनाव भी है, कोई पार्टी जो एक्ट लाए, अमेंडमेंट लाए, तो उसमें पॉलिटिकल मोटिव ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। कोई पार्टी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो या सरकारें हो, पॉलिटिकल मोटिव नहीं है, मैं नहीं मान सकता। ठीक है, अच्छा हो बुरा बात की बात है। तो महिलाओं का जो वोट है, जो ट्रिपल तलाक के नाम पे भाजपा पक्ष में है, भी माना गया कि बहुत सी महिलाओं ने भाजपा को वोट दिया है। इसी तरह वक्फ के नाम पे कहा जा रहा है कि महिलाओं के उनके पक्ष में चीजें खर्च होंगी, जो प्रॉपर्टी पे जो आय हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, उनका मैनेजमेंट में उनका रोल रहेगा। तो तरह से जो महिला वर्ग है मुस्लिम समुदाय के बीच में, उनको खुश करने की कोशिश है, एक लार्जर कम्युनिटी है। अब ये बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को वॉक द टॉक करना है कि जो वाकई जो कब्जे में प्रॉपर्टी है, ऐसा नहीं भोपाल है, मध्य प्रदेश से वाकई कब्जे में है प्रॉपर्टी, क्या वाकई छुड़ा पाएंगे आप? नीयत है आपकी छुड़ाने की? नंबर 2, कि जो आय उससे हो रही है, होने वाली है, जो डिस्प्यूटेड है, कहाँ तक मिनिमाइज कर पाएंगे? नंबर 3, जो आय होने वाली है, क्या वाकई जो गरीब है मुसलमानों में, जो महिलाएं हैं, उनकी शिक्षा पे, उनके रहन सहन पे, उनकी जो लिविंग है उसको ठीक करने में क्या खर्च होगी? तो भाजपा को अब दिख चुकी, एक्ट पास, अमेंडमेंट पास हो गया है, एक्ट आगे बढ़ चुका है, तो भाजपा की जिम्मेदारी है कि जो चीजें उन्होंने कहा है उसको करके दिखाएं। जी। तो फिरोज जी, प्राइमा फेसी नियत तो ठीक है, अब उसका इम्प्लीमेंटेशन देखिए, अगर वो उसमें कुछ गड़बड़ आती है तो फिर कांग्रेस तब मुखर विरोध करे। जी, मेरा बीच में ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया था, इसलिए मैं आधी बात इनकी सुन पाया। हाँ। जो इनका आखिरी का मुद्दा था ना कि इसमें महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं था, तो गुंजन जी आपने पढ़ा नहीं है, 94 के एक्ट में भी महिलाओं को प्रतिनिधित्व था, और आपने अब कैप लगा दिया 2 लोगों का, 2 महिलाओं का केवल।
और उस वाले एक्ट में 8 भी महिलाएं भी हो सकती थी, 12 में से 7 भी हो सकती में महिला सदस्य थी। अरे सुन तो लीजिए, ठीक है, सुन लीजिए। फिर अभी आपके पास आऊंगा। अब तो आप कह रही है कि बोहरे नहीं थे उसमें, सुन्नी नहीं थे, सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग है, उस शिया वक्फ बोर्ड अलग है, तो शियाओं की भी उसमें भागीदारी थी। आपने कलेक्टर को ये पावर दे दिया कि कोई भी वक्फ की जमीन है, जो ऑटोनॉमी थी वक्फ की, कि उस कलेक्टर को जो था वो वक्फ तय करता था, ठीक। तो आपने वो ऑटोनॉमी छिना ली वक्फ की, वो कलेक्टर को पावर दे दिए कि ये लो मंदिर, अभी तक तो तुम मंदिरों में करते थे, अब ये जो मस्जिदें हैं इनकी भी जमीनें लो, इसको सरकारी घोषित करो, और सेठ जी आएंगे भाजपा वाले, उन सेठ जी को दे देना। तो ये वक्फ की संपत्ति ऐसे चली गई। और एक आप बात कह रही थी कि जो ट्रिब्यूनल का निर्णय है वो फाइनल होगा। आपको इतना पता होगा, मैं तो वकील नहीं हूं, आप ज्यादा काबिल है। रिट पिटीशन जुरिडिक्शन जो होता है, रिट जुरिडिक्शन जो होता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, कैसे भी आप खत्म नहीं कर सकते। ये तो सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन की अवहेलना कोई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में कोई जाके खड़ा हो जाए कि आप मेरी बात सुनिए, तो आप उसका रिट जुरिडिक्शन कैसे खत्म कर देंगे? इस भारत के नागरिक का कोई रिट जुरिडिक्शन खत्म कर सकता है क्या? हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का? चलिए बता दीजिए मुझे एक कानून आप बता दीजिए इस देश में। बताइए। ऐसा एक भी कानून नहीं है। और जो बैंकों के कानून होते हैं, जो डेप्थ रिकवरी ट्रिब्यूनल है, डेप्थ रिकवरी ट्रिब्यूनल का भी है ना, जो पिटीशन है वो सुप्रीम कोर्ट सुन लेता है, जबकि डीआरटी को पावर होते हैं। प्रतिक्रिया लेने दीजिए फिरोज जी। जी गुंजन जी, मैं गलत कह रहा हूँ? आप मुझे एक कानून बता नहीं पाई। आप अभी जानते हैं कि ना इससे ये फायदा हो जाएगा, इसलिए आप विरोध आपको बताना पड़ रहा है, वरना खुश तो आप भी होंगे, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए बना है अब ये कानून। और भोपाल की और मध्य प्रदेश मैं तो आपके समर्थन में आने को तैयार हूँ, आप मुझे समझा तो दो। लेकिन आज आपकी मजबूरी है, इसलिए आपको इसके विरोध में बोलना पड़ रहा है। आप समझा नहीं पा रही, मुझे समझा दें आप। अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को नहीं समझा पाए आप, जमीयत उलेमा हिंद को नहीं समझा पाए आप। तकलीफ क्या हो रही है? अगर इस ट्राइब्यूनल के आखिरी को फाइनलिटी नहीं दी ऑर्डर को, तो आपको तकलीफ क्या हो रही है? अगर हमने इसे समावेशी बना दिया है तो आपको तकलीफ क्या हो रही है? आपने जो सीआर सुन्नी की बात की है, तो वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, वो बिहार में भी है। लेकिन आपके जितने 23 राज्यों में जो है उसमें एक्सक्लूसिवनेस नहीं है। आपने इसे समावेशी नहीं बनाया। आपने जिन महिलाओं की बात की, सिर्फ वही तो हम आपसे धाराएं पूछ रहे हैं, आप वकील है इसलिए तो हम धाराएं पूछ रहे हैं, वरना तो रंजन जी और नवीन जी बहुत अच्छी इसकी हम लोग हम उसको कर सकते हैं। हम तो धाराएं पूछ रहे हैं ना, आप एक दो धाराएं तो बताइए। विरोध दर्शाना विचारधारा अच्छी है तो उसका स्वागत भी करिए थोड़ा सा। वही हम कह रहे हैं, आप धाराएं अभी तो बता क्या है, अभी विचारधारा का दौर है और उसमें सारी धारा समाहित हैं, उससे बाहर कोई नहीं जा रहा है। और कांग्रेस की अभी कोई विचारधारा है नहीं, ऐसा मतलब बोला जाता है। गुंजन जी को और कहना चाह रहा था कि गुंजन जी कोई गरीब मुसलमान पकड़ लाती हैं, आप उसको भी लोकसभा में खड़ा कर देती हैं हमारे आदमी को। चलिए, कम से कम एक गरीब मुसलमान मोदी जी की बहुत सारे कैबिनेट में भी अभी होता, हमें पता नहीं है कि कैसे देखिए, तो हमारा भी विश्वास बढ़ जाता है। विजुअल तो आए हैं लोगों के नाचते हुए, बढ़िया मोदी जी जिंदाबाद, गरीब मुसलमानों ये उनके विजुअल है। जब पाकिस्तान जीतती है ना तो पटाखे चलाते हैं। मैं प्रतिक्रिया लेता हूं। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। भारतीय जनता पार्टी उनको अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। मेरे साथ रंजन जी हैं। रंजन जी, जिस प्रकार से इस बिल पर एक ऐसा मति भ्रम की स्थिति बन गई है, और बहुत समय से ऐसा हो रहा है कि एक आम सहमति नाम का जो शब्द होता था वो अब दूर की कौड़ी होता चला जा रहा है। बिल पास हो जाते हैं बहुमत के चलते, फिर उन बिल को पास करने के बाद उनको अमल में लाने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का घोर अपमान है। तो बहुमत के बाद अगर सरकार को कोई सरकार बिल लाती है और जनता उसका विरोध करती है, सड़कों पे 3 साल तक विरोध करते हैं, इससे बेहतर है कि आप वो मुहिम चलाओ, न तीर निकालो न तलवार निकालो, अपनी उंगली निकालो, रोबोट डालो, समझाओ कि भाई अध्यादेश या आम सहमति के बिना बिल लाना क्या होता है। तो अलोकतांत्रिक तरीके से ठीक है, धरना प्रदर्शन और ये सब चीज़ें करके बिल की कॉपी फाड़ के, हालांकि राहुल जी भी फाड़ चुके हैं पहले, तो इस बार अभी ओबीसी जी ने फाड़ी, लेकिन इन सब चीज़ों से
पब्लिक एक पॉलिटिक्स के देखिए, इन्होंने बिल्कुल को भी भारतीय लोकतंत्र का अपमान कर दिया, बाबा साहब के लोकतंत्र का अपमान कर दिया। लेकिन ये जो नई तरह की प्रवृत्ति पनप रही है लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। पेशेंस रखिए, आप बहुमत में नहीं हैं, समझाने की कोशिश कीजिए कि देखिए जब हम बहुमत में नहीं रहेंगे, 27-28 दल विपक्षी दल मिलके पूरे देश में अलग जगाइए, अच्छे अच्छों के सिंहासन हिले, आप भी लाइए। लेकिन अगर आप इस प्रकार से हर जगह हठ धर्मिता करके कानून, वो तीन कानून संशोधन किए गए, ठीक है, एक प्रांत के किसानों ने बहुत जी तोड़ मेहनत की उसके लिए, लेकिन अगर वो किसानों की अलग कश्मीर से कन्याकुमारी तक जगती तो माहौल कुछ और होता। वो माहौल अब खत्म हो गया है सर, कि जहां जनता साथ खड़ी हो जाती थी विपक्ष की आवाज के साथ या सत्ता पक्ष के विरोध में, अब तो मति भ्रम की स्थिति है। कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। क्या कहेंगे सर? नहीं नवीन जी, बड़ी अच्छी बात आपने कही आपने, क्योंकि पूरे देश का मामला है और जो माइनॉरिटी में सबसे बड़ा माइनॉरिटी एक जो ग्रुप है उसका मामला है, उसकी प्रॉपर्टीज का मामला है। मुझे लगता है कि इससे अच्छा कुछ ना हो कि अगर वाकई इनको बैठा के समझा के टाइम ले लें। चूंकि सरकार तो 2014 में आई ना, 10 साल हो गए, 11 साल हो गए, तो पहले अगर मुद्दा शुरू हो जाता, काफी टाइम था, बैठा के बात करके जितने रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्योंकि जो उसमें सेक्शन 40 है नवीन जी, उसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी है। उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट का मानना है कि उसकी प्रॉपर्टी, जो ट्रिब्यूनल का या वक्फ बोर्ड का जो एक राइट था कि किसी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दें, तो सरकार का मानना था कि इससे करीब देश में ये जो प्रोविजन हुआ तो पूरे देश में बहुत सारे प्रॉपर्टीज बढ़ गई वक्फ बोर्ड की, करीब 8.72 लाख प्रॉपर्टी, करीब 9 के आसपास, और जो जमीन है करीब 10 लाख एकड़ है, अगर मैं गलत नहीं, या 9.5 लाख एकड़ के आसपास है। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर जब एक्ट में संशोधन लाया जाएगा तो जाहिर है कि जो एक समुदाय है उसमें एक आशंका जम लेगी कि हमारी प्रॉपर्टी को आप ज्यादा बता करके उस पर आप कब्जा करना चाहते हैं। तो जो आपने सुझाव दिया, मेरा बिल्कुल मानना है, पार्टी कोई सरकार में हो, एक जनमत बनाइए, और बहुत ही कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत कठिन काम नहीं है। आज जब बहुमत में होते हैं, सबको लेके चलते हैं, अगर ट्रस्ट होता है तो बहुत सी चीजें हैं, ऐसा नहीं हर चीज में हो सकता है। मुझे लगता है बहुत से समस्याओं को सुलझाया जा सकता है, ट्रस्ट आप डेवलप कर सकते हैं। ऐसी कोशिश मुझे भाजपा के पार्ट पे नहीं दिखी है अभी तक इसको लेकर के। हाँ, कमेटी बैठी, कमेटी की रिपोर्ट आई है, मुझे लगता है आने वाले समय में भाजपा कोशिश करनी चाहिए कि डिस्ट्रस्ट ना हो, आशंकाएं ना हो, जितना कम हो सके उतना अच्छा है। तो आपकी इस बात को सुनकर मैंने हाल ही में कुछ लाइन लिखी है, लेकिन मैं उनको क्लोजिंग में इस्तेमाल करूंगा। आप समय सीमा के चलते मुझे अभी इस प्रोग्राम की क्लोजिंग करनी पड़ रही है। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो पहले जब पास कोई बिल होता था तो सदन का माहौल बहुत चिल होता था, हर निर्णय के पीछे जनता से जुड़ा हुआ एक दिल होता था। लेकिन अब पास होने के बाद भी निल होता है। कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटनाक्रमों से लोकतंत्र किल होता है। लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, अमृतकाल की बात कर रहे हैं, लेकिन जहर निकल रहा है, पीने को कोई शिव नहीं है। राजनीति इस समय पे शवासन पे है। तो थोड़ा सोचिए, थोड़ा समझिए। पास हो गया है तो उस विष को पी जाइए अगर विष लग रहा है, 5 साल बाद जवाब दीजिए। और सरकारों का दायित्व है कि उस पर आम सहमति बनाइए, कि जब कुछ आम सहमति से हो तो देश में उस पर कोई बहस ना हो। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। कहीं ना कहीं ये खूबसूरती अभी गायब है। IND एजेंडा में नहीं। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।